हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जो हमारा यूपी टेट सी टेट का सेकंड पेपर होता है यानी पेपर 2, तो पेपर 2 का साइंस देखेंगे हम। जो साइंस का पेपर होता है, साइंस और मैथ का पेपर 2, तो आज हम उसका साइंस देखेंगे। तो आपको इसमें करना क्या क्या है पेपर 2 में। साइंस में देखिए, जो कंटेंट है हमारा वो 6, 7, 8 की जो कक्षा होती हैं, 6, 7, 8, इसका हमें एनसीईआरटी बुक से देखना है। ये एनसीईआरटी बुक पढ़ना है हमें 6, 7, 8 का, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखनी है हमें, और अरविंद सर की क्लास लेनी है डेली। तो ये 3 काम आपको करने हैं। और देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए मैं जो कंटेंट पढ़ाऊंगा आपको, और जो इसकी साइंस की क्लास ले रहा हूं, तो इसमें आपको मैं जितना भी मटेरियल दूंगा वो होगा आपका सब एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी किताबों से होगा, जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए, दोनों के लिए लाभकारी है। तो आप जो है इसे ध्यान से देखें इस क्लास को। और ये पेपर 2 का साइंस की क्लास होगी आज हमारी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें। तो करते हैं हम आज पेपर 2 साइंस क्लास की शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं रेसे। रेसे क्या होते हैं और वस्त्र। रेसे एवं वस्त्र तथा रेसों से वस्त्रों तक, ये हमारा टॉपिक है। मतलब रेसे होते क्या है, वस्त्र कैसे बनते हैं, और रेसों से वस्त्रों तक का जो सफर है वो कैसे होता है, कि जो हमारे रेसे होते हैं, धागे होते हैं, उनसे हम कपड़े कैसे तैयार करते हैं। तो वो हम पहला टॉपिक है हमारा, रेसे एवं वस्त्र तथा रेसों से वस्त्रों तक। तो देखिए, जो हमारे वस्त्र होते हैं वो धागों से मिलकर वस्त्र धागों से मिलकर बनता है, तथा धागा तंतुओं या रेशों से मिलकर बना होता है। जो हमारे वस्त्र होते हैं वो धागों से मिलकर बने होते हैं, पतले पतले धागे होते हैं, उनसे बनते हैं हमारे कपड़े या वस्त्र। और जो धागे होते हैं, तो धागे बनते हैं हमारे, जो तंतु होते हैं ना, तंतु, रेशों के तंतु या रेसे, तो उनसे ने धागों को बनाया जाता है, और धागों से वस्त्र या कपड़ों को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तंतु या रेशा जब तैयार करते हैं तो इसका एक प्रोसीजर होता है। तो कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, तो पहले तंतु तैयार होगा या रेशा, दोनों एक ही चीज है, एक ही के नाम है तंतु या रेशा। फिर इससे धागा बनेगा हमारा, ये धागा बन गया, देखिए, पहले तंतु यानी ये तंतु बनेगा, ये तंतु या रेशा। फिर उसके बाद धागा तैयार होगा, धागा तैयार होने के बाद फिर कपड़ा बनेगा, कपड़ा तैयार होने के बाद वस्त्र बनेंगे। मतलब धागे से कपड़ा बनता है हमारा, और कपड़े से बनते हैं वस्त्र जिन्हें हम पहनते हैं। तो तंतु, रेशा, फिर ये धागे में परिवर्तित होगा, धागा परिवर्तित हो जाएगा कपड़ों में, और कपड़े परिवर्तित हो जाएंगे, यानी जो कपड़ा होता है तैयार करते हैं वो हो जाएगा वस्त्रों में। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, क्रम हो गया, तंतु, रेशा, धागा, कपड़ा, वस्त्र। आगे बढ़ते हैं। रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। मतलब जो हमारे रेशे होते हैं, वो जो रेशे बनाते हैं, तो क्या होता है, रुई का एक पुंज लेते हैं हम, रुई लेते हैं बहुत सारी, और उससे जो हम रेशे बनाते हैं खींच खींच के, यानी ऐंठ चढ़ा चढ़ा के, तो उससे हम ये रेशे तैयार करते हैं, और रेशों से हमारा धागा बनता है। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। मतलब जो हमारे रुई के रेशे होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जिससे कि एक धागे का रूप ले लेते हैं, और जो रेशे पास पास होने के कारण ये हमारा धागा तैयार हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है पूरी, इस प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, यानी सूत कातना, एक तरह से कताई हो जाएगा ये। तो कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। हस्त तकुआ होता है, हम इसकी हाथ से कताई करते हैं, मतलब एक हाथ से चलाते जाएंगे, और हमारा एक हाथ में रुई का वो होगा, हमारे हाथ में पुंज, तो उससे जो है धीरे 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 रेशे बनते हैं, और रेशे से जो है धागा हम तैयार करते हैं।
तो ये हमारा जो हाथ का तकुआ होता है, हस्त तकुआ, उसका उपयोग करके हम धागा तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रेशों के प्रकार। मतलब रेशों के प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं रेशे, कौन कौन से होते हैं और कैसे तैयार होते हैं, वो हम अभी चर्चा करेंगे। तो पौधों के किसी भाग, मतलब पौधे का कोई भाग हो सकता है, भाग, तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। मतलब ये है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनके किसी भी भाग से, मतलब चाहे तना हो पौधे का, या बीज हो, या पत्ती हो, या फल हो, उनसे जो प्राप्त किए जाने वाले रेशे हैं, मतलब प्राकृतिक रेशे, तो उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं। जो नेचुरली रूप से हमें प्राप्त रेशे होते हैं वो कहलाते हैं पादप रेशे, जो कि पौधे के किसी भी भाग से प्राप्त होते हैं, जैसे तना हो गया और पत्ती हो गई, फल हो गए, बीज हो गए, आदि आदि से प्राप्त प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। अच्छा, इसमें भी देखिए कैटेगरी बना रखी है। जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं हमें तो उन रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाएंगे। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। मतलब जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं नेचुरली रूप में, यानी प्राकृतिक रूप में, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो हमारी भेड़ें होती हैं उनकी जो वो होते हैं बाल, उनसे भी हम ऊन तैयार कर सकते हैं। जैसे ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकन से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जो हमारी ऊन होती है वो भेड़ के बालों से तैयार होती है, और जो रेशम होता है तो रेशम एक रेशम कीट होता है, तो उसका एक जो कीट होता है, कीट के मुंह से लार टाइप का निकलता है, लार्वा, उसे लार्वा कह सकते हैं हम आम भाषा में, लार्वा। और वैसे उसका जो नाम है वो कोकन है। तो जो रेशम कीट के कोकन होता है उससे प्राप्त किए जाते हैं, रेशम के धागे बनते हैं उससे। और ये जो रेशम का कीट है ये सहतूत के पेड़ पे पाला जाता है, यानी मलबरी कह सकते हैं, उसका उपनाम है मलबरी या सहतूत के पेड़ पे जो उसकी पत्तियां होती हैं उस पे पाला जाता है वो। और वो जो है उसके कोकन से हम रेशम के जो धागे हैं रेशम प्राप्त करते हैं, और ऊन जो है हमारी भेड़ जो होती है उसके बालों से प्राप्त होती है या बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है, इसे संश्लेषित रेशे कहा जाता है। मतलब जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उन्हें हम कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल रेशे या आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं, जो हमारे मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। वो बनाते कैसे हैं? जो पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं उनमें हमें जटिल रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं, उसके बाद तब ये जो है हमारे कृत्रिम रेशे तैयार होते हैं। तो इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहेंगे या संश्लेषित रेशे कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? नायलॉन, नायलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। पॉलिस्टर, जो पॉलिस्टर के धागे आती हैं ये भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। एक होता है रेयान, ये भी हमारा कृत्रिम रेशा है। यानी जो मानव निर्मित रेशे हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान आदि, तो ये हमारे, ये याद रखना है, जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं वो नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, ये हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कॉटन की। यानी ये कॉटन जो है एक तरह के मतलब कॉटन जो होता है हमारा वो कपास होता है, यानी रुई, और रुई जो हमारी वो कपास से होती है प्राप्त। तो ये हमारे भारत में कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों में ये बहुत बड़ी मात्रा में इसकी खेती होती है। और वैसे तो हमारे राजस्थान स्टेट में भी होती है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती है जितनी कि
महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ये खेती प्रमुखता से होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो हमें ये देखेंगे कि इसका प्राप्त करने का जो प्रोसीजर है वो कैसे है। तो जो कपास होती है हमारी, इसके बिनौले होते हैं, तो ये जो है उन बिनौलों को चीर के तब उनसे प्राप्त की जाती है। और इसका जो बीज होता है बिनौला कपास का, वो जो है जो हमारी भैंसें होती हैं उन्हें खिलाया जाए तो उनकी दूध की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बात करते हैं कपास के बारे में। कपास रुई एक पादप रेशा है, मतलब ये भी एक जो रुई है हमारी या कपास, ये एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज यानी बिनौलों से प्राप्त किया जाता है। मतलब मैंने बताया था जो इसके बीज होते हैं या बिनौले कह सकते हैं, बिनौले होते हैं, उनसे हम रुई को प्राप्त करते हैं। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। मतलब जो कपास की खेती होती है तो विश्व में हमारे देश का प्रमुख स्थान है कपास के उत्पादन में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु राज्यों में कपास की खेती प्रमुखता से होती है। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इन 3 राज्यों में कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु तापमान, मतलब कपास के लिए जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो होती है हमारे जैसे तालाब की काली मिट्टी होती है, तो उसमें जो है ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। और इसे जो है थोड़ी नमी में ही काम इसका चल जाता है। मतलब थोड़ी नमी में ये अच्छी खेती हो जाती है, क्योंकि जो हमारी काली मिट्टी होती है उसमें नमी बनी रहती है और नमी के कारण जो है ये फसल अच्छी हो जाती है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। उपयुक्त रहता है, मतलब जो टेम्परेचर होता है इसका वो इसके बीच रहना चाहिए। तो इस कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है। मतलब जो काली मिट्टी होती है उसमें जो नमी होती है तो उसे वो बनाए रखने की उसके अंदर क्षमता होती है काली मिट्टी के अंदर। इसीलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। मतलब काली मिट्टी में ये खेती इसलिए होती है कि अगर हल्की बारिश भी हो जाए तो ये फसल बेकार नहीं होगी और पर्याप्त मात्रा में अपने अंदर नमी का ये भंडार रखती है, अवशोषण रखती है नमी का। तो इसलिए सामान्य वर्षा भी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, लाभकारी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब एक आती है बीटी कपास। ये बीटी कपास क्या होती है? देखिए, तो अभी हमने कपास पढ़ी, अब दूसरी हमारी बीटी कपास। ये क्या है? पिछले 3 दशकों में, मतलब ये बीटी कपास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार इसका क्वेश्चन आया है, बीटी कपास क्या होती है। पिछले 3 दशकों में विज्ञान की आधुनिक तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास प्रजाति विकसित की गई हैं, जिसे बीटी कपास कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो हम कृत्रिम रूप से हमने जो तैयार करी है तकनीकों द्वारा, आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमने कपास की प्रजातियां विकसित की हैं, बहुत सारी प्रजातियां बनाई हैं, तो उसे हम बीटी कपास का नाम देते हैं या दिया है। आधुनिक तकनीकी या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो हमने कपास की नई नई प्रजातियां खोजी हैं या बनाई हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? बीटी कपास कहलाती, उसे हम बीटी कपास कहेंगे। इस कपास के पौधों में सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। मतलब ये ऐसी कपास है जो इसके पौधे होते हैं तो उन पौधों में सैकड़ों टॉक्सिन्स उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मतलब जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो उनके पौधों में सैकड़ों उत्पन्न करने की पावर होती है। तो जिससे क्या होता है, जो हमारी फसल होती हैं, फसल में जो कीट पतंगे लगते हैं
तो उनसे ये टॉक्सिन रक्षा करते हैं हमारी फसलों की। तो ये हमारी फसल के लिए बहुत लाभदायक है। जो बीटी कपास है, तो बीटी कपास के जो पौधे होते हैं उनमें बड़ी मात्रा में टॉक्सिन्स पैदा करने की क्षमता होती है, और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी फसलों की कीट पतंगों से रक्षा करती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं। तो ये बीटी कपास होती है या बीटी कपास कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जूट। जूट है हमारा अगला, जूट। जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती। देखिए जो जूट है हमारा, ये भी एक पादप रेशा ही है, और जो हमारा सनई होता है, सनई या पटसन कह सकते हैं, तो ये जो है उससे प्राप्त की जाती है, सनई से सन प्राप्त किया जाता है। और भारत में जूट होता है, मतलब जो सन की खेती है या पटसन की खेती है, वो हमारी भारत में जो हमारा पश्चिम बंगाल स्टेट है, पश्चिम बंगाल में और असम में और बिहार में, यानी इन 3 राज्यों में ये खेती मुख्य रूप से होती है। सनई और पटसन की खेती भारत के पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में बड़ी मात्रा में इसकी खेती होती है। आगे बढ़ते हैं। पटसन की खेती। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी, यानी जो पटसन होता है हमारा या सनई, तो उसके लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए। मतलब जो नदियों में बह के मिट्टी आ जाती है, जलोढ़ मिट्टी, तो या कछार की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी एक ही बात है, वो अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे तत्व होते हैं ऐसे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं और अधिक उपयुक्त होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं और पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। मतलब ये जो पटसन है या सनई, जो वर्षा ऋतु आती है हमारी, उसमें इसकी बुवाई होती है, बो जाते हैं इसके बीज, और इसका जो पेड़ होता है पटसन का, वो 8 से 10 फीट लंबा हो जाता है। तो आप अब जान सकते हैं कि जो पेड़ 8 से 10 फीट लंबा है उसमें कितनी अच्छी पटसन निकलेगी। तो इसके पेड़ जो है 8 से 10 फीट लंबे हो जाते हैं और वर्षा ऋतु में इनके बीज बोए जाते हैं पटसन के। और इसके लिए मिट्टी जो होती है बढ़िया, वो जलोढ़ मिट्टी होती है या कछार की मिट्टी कह सकते हैं। कछार की मिट्टी में जो पटसन होती है वो हमारी बहुत अच्छी होती है, और ये वर्षा ऋतु में इसके बीज बोए जाते हैं और ये 8 से 10 फीट लंबे इसके पौधे हो जाते हैं। अच्छा, हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जो जूट होता है हमारा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो देखिए जूट का जो उपयोग है हमारा, वो रस्सी बनाने में, मतलब रस्सी बना सकते हैं हम इसकी, डलिया बना सकते हैं, बोरा बना सकते हैं, टाट बना सकते हैं, और आपका पट्टी, जो बच्चे बैठते हैं स्कूल में, पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। मतलब जो हमारा पटसन होता है उससे हम रस्सियाँ बना सकते हैं, रस्सियाँ भी बना सकते हैं, और डलिया बुन के बनाई जाती है, डलिया बना सकते हैं। बोरा, जो हमारे बोरे होते हैं जूट के बोरे, जिन्हें हम टाट के बोरे कहते हैं, उनके टाट भी बना सकते हैं। और पट्टी, मतलब जो हमारी उपयोग के सामान है अधिकतर, उनमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो जूट का हम बहुत सारी जगह उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, ये हमने एक तालिका बनाई है, तो रेशा दिया है इसमें, रेशा और पौधा और पौधे का भाग, मतलब पौधे के किस भाग से रेशा प्राप्त होता है या किस चीज़ का पौधा होता है तो उससे क्या प्राप्त होता है, वो हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है रुई। रुई हमारा रेशा है और ये कपास से प्राप्त होती, जो पौधा होता है हमारा कपास का, उससे रुई प्राप्त होती है। तो ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीजों से। जो हमारी रुई के जो कपास के जो पेड़ होते हैं हमारे, तो उसका जो बीज होता है, ये दिया है बीजों से। जो बीज होते हैं, बीजों से हमें
रुई प्राप्त होती है, यानी कि जो कपास के बिनौले होते हैं उन बिनौलों से हमें रुई प्राप्त होती है। अगला है पटसन या सनई। पटसन जो हमारी वो तनों से प्राप्त होती है, जिसे हम जूट का नाम देते हैं। जूट जो है हमें पटसन या सनई के तने से प्राप्त होती है, तनों से। अगला है हमारा अलसी या तीसी, फ्लैक्स जिसे हम कहते हैं, तो ये हमें तनों से प्राप्त होती है, ये भी तनों से प्राप्त होती है। अगला आता है जटा नारियल। कौन सा है? जटा नारियल। तो ये हमें फलों से प्राप्त होता है, मतलब ये जो है नारियल एक फल होता है, तो ये हमें फलों से प्राप्त होता है। और ये रेशा जो है नारियल ही है हमारा, फलों से प्राप्त होता है ये, मतलब पौधे का जो एक फल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। मतलब एकल धागे से जो वस्त्र बनाते, एक धागे से जो हम वस्त्र बनाते हैं वो हमारी बंधाई कहलाती है। क्या कहलाती है? एक धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। अगला है पटसन के तनों को रुके हुए, पटसन के तनों को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशों को ढीला करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। मतलब क्या होता है, जो हमारे पटसन के पौधे होते हैं उसे हम जो ठहरा हुआ पानी होता है तालाब का या नदी का पानी, उसमें हम उसे दबा देते हैं ताकि वो जूट में परिवर्तित हो जाए और जो उसके रेशे हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाए पानी में रह करके। तो हम कुछ समय के बाद उसे पानी से निकालेंगे और उसके बाद उसे सुखाएंगे और उससे हम रस्सी बना सकते हैं, टाट बना सकते हैं। मतलब ये जो हमारे उपयोग की चीज़ें हैं उनको हम बना सकते हैं उससे। तो ये जो प्रक्रिया है सारी हमारी वो रीटिंग कहलाएगी या रेटिंग कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऊन प्रदान करने वाले जंतु, वूल प्रोवाइडिंग एनिमल। मतलब जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है वो हमारे जंतु कौन कौन से हैं? तो देखिए वो जंतु है हमारे सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त की जाने वाली मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। मतलब जो हमारी भेड़ें होती हैं उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनसे जो प्राप्त बाल हैं तो उनसे हम ऊन का निर्माण करते हैं और ऊन बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन रेशों को ऊन कहा जाता है। कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक हो गया, ऊंट हो गया, बकरी हो गई आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल भेड़ की बालों से ही ऊन बने, जो हमारे याक होता है उसका जो बाल है त्वचा का उससे भी बन जाएगी ऊन, ऊंट के बालों से बन जाएगी ऊन, बकरी के बालों से ऊन बन जाएगी। तो ये सब हमारे ऊन प्राप्त करने वाले जंतु हो गए, एनिमल हो गए। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में, जो जम्मू कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पाए जाने वाली एक अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन। मतलब जम्मू कश्मीर की फेमस जो बकरी है एक, तो उसका नाम है अंगोरा, तो उससे अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। मतलब उसके बालों से अंगोरा ऊन। तथा एक कश्मीर में कश्मीरी बकरी होती है, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन। मतलब जो कश्मीरी नाम की बकरी है उससे पश्मीना ऊन बनाई जाएगी। पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। और याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पैका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। मतलब जम्मू कश्मीर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें अंगोरा बकरी से तो अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, और जो कश्मीरी बकरी है हमारी उससे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। और जो याक है हमारा, उस याक का जो ऊन है वो तिब्बत में ज़्यादा मशहूर है और लद्दाख में। और दक्षिण अमेरिका में एक लामा और एल्पैका नामक जंतु होते हैं। साउथ अमेरिका में लामा और एल्पैका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है।
अब बात करते हैं जो ये पश्मीना जो दी है हमारी पश्मीना शाल, ये जो पश्मीना शाल है हमारी, ये विश्व प्रसिद्ध शाल है। और ये जो है जब तैयार होती है तो ये हाथ से बनाई जाती है और इसमें जो है 6 स्वेटर की ऊन लगती है और 250 घंटे का समय लगता है, तब ये पश्मीना शॉल तैयार होती है। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन, मतलब रेशम कीट का जो पालन है वो कैसे कैसे क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। मतलब जो रेशम कीट का हम वो करेंगे, पालन करेंगे या व्यापार करेंगे, तो जो रेशम कीटों को हम पालेंगे तो उसे रेशम कीट कह सकते हैं, या तो रेशम कीट पालन या कहेंगे सेरीकल्चर। मतलब रेशम कीट जो रेशम कीट पालन है ये हमारा सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के, मतलब जो भारत का प्रमुख सेरीकल्चर है वो भारत के कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। मतलब जो हमारा स्टेट है एक भारत में कर्नाटक, उसके 2 शहर हैं मैसूर और बेंगलुरु। मैसूर और बेंगलुरु में इसका प्रमुख केंद्र है। और जो नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। मतलब जो इनमें नर और मादा कीट होते हैं, तो जो नर कीट है वो मादा से बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रेशम के कीट, रेशम के रूप में उपयोग के लिए, जो रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकन में से जो रेशे निकालने की प्रक्रिया है वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। मतलब जो एक प्रक्रिया है रेशम को प्राप्त करने की, तो जो रेशम कीट का कोकन होता है उससे हम रीलिंग द्वारा जो हम रेशे निकालते हैं, कोकन से जो रेशे निकालते हैं उस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहा जाता है। मतलब रेशम कीट के कोकन से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम रीलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकन के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। मतलब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि 4 कोकन हो या 8 कोकन हो, तो उन्हें मिलाकर के, उन सारे रेशों को मिला करके एक रेशम धागा तैयार किया जाता है। मतलब 4 कोकन से या 8 कोकन से। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट के एक कोकन से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है। मतलब एक कोकन में 300 मीटर तक बन सकता है इनका धागा, 300 से 900 मीटर तक। मतलब ऐसे मान लो कि जो एक कोकन होता है उससे हमारा 300 से, मतलब मिनिमम 300 मीटर और मैक्सिमम 900 मीटर तक रेशमी धागा बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 कोकन की आवश्यकता होती है। मतलब जब हमें 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करना चाहें तो हमें 5500 कोकन की आवश्यकता होगी, 5500 कोकन की आवश्यकता होगी 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा खनिज रेशे, मिनरल फाइबर। तो खनिज रेशे क्या है? साधारणतः सोना, चांदी तथा अन्य धातुओं के खिंचे हुए तार खनिज रेशों के रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब जो हमारे सोने चांदी के, जो सोना चांदी होता है या अन्य धातुएं, तो उनके जो खिंचे हुए तार होते हैं वो हम कैसे करते हैं, रेशों के रूप में उनका उपयोग करते हैं। मतलब सोने के हम तार भी बना सकते हैं, बारीक बारीक चांदी के बन जाएंगे, सोने के बन जाएंगे, क्योंकि ये तन्य धातुएं हैं। तो इनसे जो रेशे होते हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है अज्वलनशील तंतु में धातु ही प्राकृतिक खनिज रेशे है। मतलब कैसे, जो तंतु में हो, मतलब खिंचाव में सही हो, बढ़ जाए खिंचाव में, और आपका अज्वलनशील हो, मतलब जलते ना हो, अज्वलनशील तंतु में,
तो ये जो हमारे प्राकृतिक खनिज रेसे होते हैं, इनका उपयोग आग बुझाने वालों की पोशाक बनाने में, मतलब जो हमारे अग्निशमन अधिकारी होते हैं उनकी जो पोशाक होती है तो उनकी पोशाक जो है इन्हीं रेशों से बनाई जाती है। या अज्वलनशील पर्दे आदि बनाने में, मतलब ऐसे पर्दे बनाए जो ज्वलनशील ना हो, तो वो इन्हीं के द्वारा, खनिज रेशे होते हैं इन्हीं के द्वारा वो तैयार करे जाते हैं, आदि बनाने में काम किया जाता है। जो तंतु खानों माइंस से प्राप्त किए जाते हैं खनिज तंतु कहलाते हैं। मतलब जो तंतु जो हमारी खाने होती हैं इनकी खनिज पदार्थों की, उनसे प्राप्त किए जाते हैं तो वो हमारे खनिज तंतु कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सजीव तथा निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये क्या होती हैं। तो देखिए, सजीव का मतलब होता है किसी भी वस्तु में जान होना, और निर्जीव का मतलब होता है बेजान। बेजान जो चीज़ें होंगी वो हमारी नॉन लिविंग कहलाएंगी, और जो जिनमें जान होगी वो हमारी लिविंग थिंग्स कहलाएंगी। तो देखिए, सजीव तथा निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, वे वस्तुएं जिसमें जान हो, मतलब ऐसी वस्तुएं जिसमें जान हो, सजीव कहते हैं या सजीव कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, इनमें क्या होती है, पेड़ पौधों में जान होती है और जंतु में भी जान होती है और मनुष्य में भी जान होती है, तो ये हमारे सजीव हो जाएंगे। अच्छा, इसके विपरीत वे वस्तुएं जिसमें जान ना हो उसे निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। मतलब इसके जो अपोजिट आएंगे तो बेजान वाली चीज आएंगी। अब बेजान में जैसे कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, टेबल हो गई, पत्थर हो गए, पुस्तक, बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, कुर्सी, पत्थर, पुस्तक आदि, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग है। आगे बढ़ते हैं। सजीवों के लक्षण, मतलब जो हमारे लिविंग होती हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत होती रहती हैं। इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि जो हमारी सजीव होते हैं उनमें पोषण की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, संवेदनशीलता की क्रिया होती है, और ये क्रिया लगातार चलती रहती हैं, तो हम इन्हें जैविक क्रियाएं कहते हैं। मतलब जीवों में चलने वाली जो क्रिया होती हैं वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला है हमारा पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण है हमारा अगला, न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। मतलब जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए, तो हमें करना क्या पड़ता है कि हम लोग खाना खाते हैं और हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को सही पोषण मिल सके, और जो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए तो उसकी पूर्ति हमारे जो डाइट है, जो खाना है, उससे पूरी होती रहे। तो हमें सही से न्यूट्रिशन लेना चाहिए, सही पोषण लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में मतलब कम से कम रोग उत्पन्न हो। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब यह है, जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो जो वायुमंडल में CO2 गैस होती है, तो CO2 गैस और मिट्टी से जल प्राप्त करके वो सूर्य का जो हमारा प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। तो देखिए, मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियो है तो उसमें मैंने जो हमारा पर्यावरण अध्ययन यानी EVS की जो मैंने क्लासेज ली हैं, उसमें आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, और लिंक दे रखा है, मैंने देख लें कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, वो हरे पौधों में होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है।
तो इसी तरह से ये दिया है इसमें कि जो पोषण होता है हमारा, तो पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो हरे पौधे होते हैं और CO2 की उपस्थिति में सूर्य के CO2 तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य की जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में बनाते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं, और इसीलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे भोजन क्या बनाते हैं ये स्वपोषी कहलाते हैं। बने हुए इस भोजन को पौधे फूल फल, बीज, जड़, तना तथा पत्ती आदि में संग्रहित करते हैं। मतलब जो भोजन बनाते हैं ये, तो उसे रखते कहाँ है, उसका संग्रहण कहाँ करते हैं, मतलब उसका भंडार कहाँ करते हैं। जैसे पौधे के फूल हो गए, फूल में रखेंगे, फल हो गए, बीज हो गया, तना हो गया, जड़ हो गई तथा पत्ती आदि में उसका संग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। मतलब कुछ ऐसे जंतु हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, तो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मतलब जैसे हमारी उसमें 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो केवल वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं, मतलब वनस्पतियां खाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और दूसरा उनका नाम है, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बकरी, हिरण, चूहा आदि, ये जो है हमारे, ये पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। बकरी पेड़ पौधे खाती है, घास खाती है, हिरण वगैरह और चूहे वगैरह ये जो है पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ ऐसे जंतु जो केवल पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी, हिरण और चूहा आदि। आगे बढ़ते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। मतलब कुछ जंतु ऐसे हैं जो शाकाहारी जंतु होते हैं, वो उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे मांसाहारी। मतलब ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे मांसाहारी जंतु। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बिल्ली हो गई आदि। यानी शेर, चीता, बिल्ली ये क्या होते हैं, हमारे मांसाहारी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों एवं अन्य जंतुओं अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, जैसे मनुष्य और कॉकरोच आदि। अब तीसरा जो है, मतलब ऐसे जंतु होते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं, मतलब मांसाहारी को भी खा लेते हैं और आपका शाकाहारी को भी खा लेते हैं, तो वो हमारे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। मतलब मांसाहारी और शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वाहारी कहलाते हैं। मतलब सब कुछ खाने वाले सर्वाहारी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉकरोच हो गया या मनुष्य आदि। अगला आता है हमारा श्वसन, रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन अलग अलग अंगों द्वारा होता है। मतलब जितने प्रकार के प्राणी होते हैं उनमें उतने ही प्रकार का श्वसन होता है। मतलब उनका जो श्वसन प्रक्रिया है वो अलग अलग अंगों द्वारा होती है। जैसे मनुष्य में फेफड़ों से होती है, मतलब जो आदमी होता है, मानव होता है, उनमें मानव में फेफड़ों से होती है और फेफड़ों द्वारा होती है। और मछली जो होती है, तो मछली में क्या होता है, गलफड़ों द्वारा होती है। और जो मेंढक होता है हमारा, अगर वो पानी में है, पानी में अगर मेंढक है तो त्वचा द्वारा होती है। मेंढक की जो श्वसन प्रक्रिया है वो त्वचा द्वारा होगी अगर पानी में है तो। और अगर स्थल पे है यानी जमीन पर है तो होगी फेफड़ों द्वारा। श्वसन प्रक्रिया मानव में फेफड़ों द्वारा होती है और आपका मछली में गलफड़ों द्वारा होती है। और जो हमारा मेंढक होता है, अगर जमीन पर है मेंढक तो फेफड़ों द्वारा होगी, और अगर मेंढक पानी के अंदर है तो जो श्वसन प्रक्रिया है वो त्वचा के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन
गैसीय आदान प्रदान यानी उनकी पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र द्वारा होती है। मतलब जो हमारे पौधे होते हैं उनमें गैसीय आदान प्रदान होता है, और जो उनकी पत्तियां होती हैं तो उनकी निचली सतह में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पर्णरंध्र, उन्हें वो दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो उनके द्वारा इनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है पौधों में। अगला है हमारा उत्सर्जन, एमिशन। जैविक क्रियाओं जैसे, जो जैविक क्रियाएं होती हैं जीवों के बीच होने वाली क्रियाएं, जैविक क्रिया जैसे पाचन एवं श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। मतलब जो हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, तो जैविक क्रियाओं में जो पाचन और श्वसन होता है, पाचन और श्वसन के अंतर्गत सभी जीवों के, जितने प्रकार के जीव है हमारे ब्रह्मांड में, सभी जीवों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है, वो सभी के शरीर में होता है और बनता है। मतलब ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जीव जंतु नहीं है कि जिसके शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ ना बनता हो। मतलब सभी के अंदर, सभी के शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनता है। ये शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होती है। मतलब ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये हमारे शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर में, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने की जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ मलमूत्र, पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि। मतलब जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मलमूत्र होता है, मल मतलब लैट्रिन हो गई, और मूत्र उनका पेशाब, और पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें आदि, ये हमारे जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इनमें मनुष्य भी हो गया, जीव जंतु भी सब आ गए इसमें। अगला है हमारा उत्सर्जन की क्रिया पौधों में भी होती है। मतलब जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, तो जो एमिशन यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो पौधों में भी होती है। पौधों में क्या क्या होता है, जैसे गोंद जो होता है, पौधों में गोंद निकलता है, और रबड़ जो होती है वो निकल, रेजिन यानी हींग जो है बहुत खुशबूदार चीज होती है, बहुत सुगंधित पदार्थ है हींग, तो इसे रेजिन कहते हैं। रेजिन, टैनिन, कत्था आदि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। मतलब पौधों के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो गोंद हो गया, रबड़ हो गई, रेजिन हो गया, रेजिन का दूसरा नाम है हींग, टैनिन हो गया, कत्था हो गया आदि, ये पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है, वृद्धि हमारी, वो जो है जीवों में, मतलब वृद्धि जो है कुछ समय तक होती है, और कुछ समय तक होने के बाद जो है अपने आप रुक जाती है। प्रत्येक जीव का आकार समय के साथ बढ़ता रहता है, ये क्रिया वृद्धि कहलाती है। मतलब दुनिया का ऐसा कोई जीव नहीं है, तो दुनिया का कोई ऐसा जीव नहीं है जिसकी समय के साथ वृद्धि ना होती हो। मतलब सबकी होती है समय के अकॉर्डिंग। तो प्रत्येक जीव का आकार समय के साथ बढ़ता रहता है, ये क्रिया वृद्धि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, या आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। मतलब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो वृद्धि की दर है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और जंतुओं में जो वृद्धि की दर है वो कुछ समय तक होती है, और कुछ समय तक होती है और उसके बाद अपने आप रुक जाती है। या कह सकते हैं एक निश्चित आयु तक जीव जंतुओं में वृद्धि होती है और उसके बाद जो है रुक जाती है।
तो दोस्तों ये हमने यूपी टेट और सी टेट जो पेपर 2 होता है हमारा उच्च प्राथमिक लेवल जो होता है पेपर 2, उसकी हमने आज साइंस की क्लास पढ़ी है। तो इस क्लास में आपको थ्योरी मिलेगी। ये हमारी थ्योरी की क्लास है और हम आपको एक क्लास थ्योरी की देंगे और एक कंटेंट की देंगे। इस तरह से आपको हम ये पूरा एग्जाम से पहले पूरा कवर करा देंगे और ये आपका 60 नंबर का मटेरियल होगा। तो और अगली क्लास हम मैथ की डालेंगे तो 30-30 नंबर का आपका आता है। 30 नंबर का मैथ आएगा जो पेपर 2 होता है और 30 नंबर की साइंस आएगी आपकी। ये तो ये पेपर 2 का मटेरियल है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हमारी वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।